हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब बेचैनी, डर या चिंता हमें अंदर से जकड़ लेती है। कभी बिना किसी वजह के, तो कभी हजारों क्या होगा अगर जैसे सवालों के साथ। दिमाग की इसी उलझन को समझना और धीरे धीरे उसे सुलझाना ही इस सफर का मकसद है। ये समझना कि हमारी चिंता सिर्फ हमारी सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि दिमाग के भीतर चल रही कुछ गहरी प्रतिक्रियाओं का असर भी है। यही सबसे पहली और जरूरी चीज है। ये सारांश उसी दिशा में एक मददगार कोशिश है, चिंता को समझने, उसके पीछे के दिमागी रास्तों को पहचानने और उन्हें रोजमर्रा की आसान तकनीकों से बदलने की एक मानवीय और व्यावहारिक शुरुआत। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन किताब के बारे में, जिसे लिखा है कैथरीन एम पिटमैन और एलिजाबेथ एम कार्ले ने। चिंता यानी अनजाने डर का वो एहसास जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। कभी दिल तेज धड़कता है, कभी पेट में अजीब सा मरोड़ होता है और कभी दिमाग ऐसे चलता है जैसे रुकने का नाम ही न ले। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक अनुभव भी है, और यही इसे इतना असहज बनाता है। इस पहले अध्याय का मकसद यही है कि हम चिंता को महसूस करने से पहले समझना शुरू करें। कई लोग सोचते हैं कि चिंता सिर्फ सोचने की आदत है, जैसे मैं ज्यादा सोचता हूं इसलिए मुझे चिंता होती है। लेकिन असलियत में चिंता दिमाग के दो हिस्सों की मिलीजुली रचना है। एक है वह हिस्सा जो बिना पूछे, बिना चेतावनी के डर को एक्टिव कर देता है, और दूसरा वो हिस्सा है जो सोच सोचकर डर पैदा करता है। यानी एक डर अचानक आता है और एक डर हम खुद अपने दिमाग से बनाते हैं। पहला हिस्सा हमारे दिमाग का पुराना और तेज रिएक्शन देने वाला हिस्सा है, जो बिना किसी सोच विचार के हमें सावधान करता है। जैसे कि अगर रास्ते में अचानक एक कुत्ता भौंकता है तो हम झट से पीछे हट जाते हैं। यह अपने आप होता है। यह वही चिंता है जो हमारे अंदर सुरक्षा की भावना के साथ जुड़ी होती है, और इसे हम शारीरिक तौर पर ज्यादा महसूस करते हैं। दूसरी तरफ सोचने वाला हिस्सा वो है जहां से हमारा क्या होगा अगर शुरू होता है। यह हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। जैसे, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे जज करें तो? यह चिंता तर्क से आती है, लेकिन इसका असर उतना ही गहरा होता है जितना अचानक डर का। यह भविष्य की कल्पना से भरी होती है और बार बार दोहराई जाती है। अब सवाल यह है कि यह चिंता शुरू क्यों होती है? दरअसल हमारा दिमाग खतरे से बचाने के लिए बना है, और वो हर असमंजस को खतरा मान लेता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक कई अनुभव, डर और माहौल हमारे दिमाग में छप जाते हैं। यही चीजें भविष्य में चिंता का कारण बनती है, भले ही हमें उनकी सीधी वजह अब याद न हो। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि चिंता कोई कमजोरी नहीं है, और न ही यह किसी में गलत है। यह हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। लेकिन जब यह प्रतिक्रिया रोज की जिंदगी में बाधा बनने लगे, तब समझना जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे क्या चल रहा है। यही समझ शुरुआत है बदलाव की। चिंता को समझने के लिए जरूरी है कि हम यह पहचानें कि वह कहां से आ रही है। क्या वह हमारे शरीर में अचानक पैदा हुई प्रतिक्रिया है, या फिर सोच विचार का परिणाम? इससे हम यह तय कर सकते हैं कि हमें किस तकनीक की जरूरत है, शांत करने की या सोच को बदलने की। कई बार चिंता इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि हमें लगता है यह हमारी नेचर है, पर ऐसा नहीं है। जैसे शरीर की मांसपेशियां ट्रेनिंग से बदल सकती हैं, वैसे ही दिमाग की प्रतिक्रिया भी। यानी चिंता को समझना सिर्फ उसका विश्लेषण नहीं है, यह उसकी जड़ों तक जाकर उसे धीरे धीरे बदलने की शुरुआत है। इस अध्याय का सार यही है, चिंता का मतलब यह नहीं कि आप टूटे हुए हैं या कुछ गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि आपका दिमाग सुरक्षा के लिए बहुत सतर्क है। और अच्छी बात यह है कि इस सतर्कता को दिशा दी जा सकती है, बदला जा सकता है, और आराम में बदला जा सकता है। शुरुआत बस समझ से होती है, और आपने वो कर ली है। हमारे दिमाग में चिंता को चलाने वाली दो प्रणालियां होती है। एक जो बिना सोचे समझे फौरन डर की घंटी बजा देती है, और दूसरी जो सोच सोचकर, कल्पना करके चिंता को गहराई तक ले जाती है। ये दोनों तरीके अलग हैं,
लेकिन दोनों ही हमें परेशान कर सकते हैं अगर हमें इनके बारे में ठीक से जानकारी ना हो। पहली प्रणाली को आप अपने पुराने दिमाग की तरह सोच सकते हैं, जो लाखों सालों से हमारे अस्तित्व की रक्षा करता आ रहा है। इसका काम है खतरा दिखते ही तुरंत हमें सतर्क कर देना, चाहे वो खतरा असली हो या बस महसूस हो रहा हो। इसे वैज्ञानिक भाषा में अमिगडाला कहा जाता है और यह हमारे शरीर को तुरंत लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। दूसरी प्रणाली हमारे दिमाग का नया हिस्सा है, जो सोचता है, प्लान करता है, कल्पना करता है और विश्लेषण करता है। इसी के जरिए हम भविष्य की चिंता करते हैं। बार बार सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या अगर मैंने गलती कर दी तो लोग क्या कहेंगे। इसे आप कॉर्टेक्स या सोचने वाला दिमाग कह सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों प्रणालियां मिलकर हमारी चिंता को चला सकती है, और कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर जो बेचैनी है वो आई कहां से। कई बार हम खुद को समझाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शरीर कांप रहा होता है या दिल तेज धड़क रहा होता है। यह अमिगडाला का काम है, जो चेतावनी के तौर पर शरीर को एक्टिव कर देता है, भले ही खतरा असली ना हो। दूसरी तरफ कॉर्टेक्स वाली चिंता धीरे धीरे बनती है। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं, जैसे मैं कल मीटिंग में कुछ बोल नहीं पाया तो, हमारा दिमाग उसे खतरनाक स्थिति मान लेता है और फिर उसी से जुड़े पुराने अनुभव जोड़कर डर की एक जटिल कहानी बन जाती है। धीरे धीरे हम उस सोच के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अमिगडाला की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है और शरीर पर असर डालती है, जैसे पसीना आना, सांस तेज होना, हाथ कांपना। यह फिजिकल होता है, जबकि कॉर्टेक्स की चिंता थोड़ी छुपी हुई होती है। यह भीतर ही भीतर चलती है, बार बार सोच में उलझाए रखती है, लेकिन इसकी थकावट मानसिक होती है। कई बार ऐसा होता है कि कॉर्टेक्स एक विचार को जन्म देता है, जैसे मैं सुरक्षित नहीं हूं, और वह विचार अमिगडाला को सक्रिय कर देता है, यानी सोचने से डर बन जाता है और फिर डर से सोच और गहरा होता जाता है। यह चक्र खुद को दोहराता है और हम अनजाने में उसी में फंसे रह जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में एक बहुत जरूरी सीख है। अगर हमें अपनी चिंता को सही तरीके से हैंडल करना है, तो पहले यह जानना जरूरी है कि वह किस सिस्टम से आ रही है, शरीर की तेज प्रतिक्रिया वाली या सोचने वाले दिमाग से, क्योंकि दोनों के इलाज अलग होते हैं। जब हमें यह साफ समझ आ जाती है, तब हम अंधेरे में तीर चलाना बंद करते हैं और सीधा उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां से चिंता शुरू हुई थी। यह समझ हमारे लिए रास्ता खोलती है कि हमें खुद को शांत करने की जरूरत है या सोच को बदलने की। तो अब जब अगली बार चिंता महसूस हो, तो थोड़ा रुके और खुद से पूछे, यह शरीर से आ रही है या सोच से? यही एक छोटा सा सवाल आपके मानसिक स्वास्थ्य की दिशा बदल सकता है। अमिगडाला आधारित चिंता वो होती है जो अचानक आती है, बिना किसी साफ वजह के, बिना सोच विचार के, और अक्सर शरीर पर सीधा असर डालती है। जैसे अचानक दिल तेज धड़कने लगे, हाथ कांपने लगे, मुंह सूख जाए या घबराहट महसूस हो, जबकि आप खुद सोच रहे होते हैं, मैं तो बस यहां बैठा था, ऐसा क्यों हो रहा है? यही है अमिगडाला का कमाल। अमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उसका काम है खतरे को पहचानना और तुरंत शरीर को तैयार कर देना, चाहे वो खतरा असली हो या सिर्फ महसूस किया गया हो। और हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ सेकंडों में होता है, बिना हमारी मर्जी के। अब दिक्कत तब आती है जब अमिगडाला जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाता है। उसने हमारे पुराने अनुभवों, डर या ट्रॉमा से कुछ सीख लिया होता है और अब हर वैसी ही परिस्थिति को खतरा मानने लगता है। जैसे अगर कभी किसी बंद कमरे में घबराहट हुई थी, तो अब हर बंद कमरा आपको परेशान करने लगेगा, भले वहां कुछ हो या ना हो। अमिगडाला आधारित चिंता की सबसे खास पहचान होती है शरीर की प्रतिक्रिया। आप सोच सकते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन आपका शरीर बोलेगा, नहीं, खतरा है। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज और शक्तिशाली होती है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, चिंता समझ से बाहर है, क्योंकि वाकई यह सोच से नहीं, शरीर से शुरू होती है।
इस तरह की चिंता का एक और पहलू है ट्रिगर। ये ट्रिगर बहुत छोटे हो सकते हैं, कोई गंध, आवाज, जगह, मौसम या कोई चेहरा। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि कौन सी चीज हमारे दिमाग में पुराने डर को फिर से जगा देती है। अमिगडाला उन सब चीजों को जोड़ता है जो उसने पहले कभी खतरनाक मान लिया था। अब जरूरी बात यह है कि अमिगडाला बुरा नहीं है, वो बस अपना काम कर रहा है, यानी आपकी रक्षा करना। दिक्कत सिर्फ यह है कि वो कई बार ओवर रिएक्ट कर जाता है और हम उसके डर को सच मान लेते हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि यह डर कहां से आ रहा है, तब तक हम उससे लड़ते ही रहते हैं और थकते जाते हैं। अमिगडाला की चिंता को ठीक करने के लिए आपको खुद से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे सिखाने की जरूरत होती है कि अब खतरा नहीं है। जैसे किसी डरे हुए बच्चे को प्यार से समझाया जाता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग को धीरे धीरे यह बताना होता है कि अब वो पुराना समय नहीं है। एक अहम बात यह भी है कि अमिगडाला शब्दों से ज्यादा अनुभवों पर विश्वास करता है। यानी आप जितना कहें मैं सुरक्षित हूं, वो तब तक नहीं मानेगा जब तक आप उसे बार बार सुरक्षित अनुभव नहीं देते। इसलिए बार बार एक जैसे ट्रिगर का सामना करना, लेकिन शांत रहना, यह उसे दोबारा ट्रेन करने का तरीका है। इस अध्याय का सार यही है कि कई बार हमारी चिंता हमारी सोच से नहीं, हमारी पुरानी भावनात्मक यादों और शारीरिक अनुभवों से आती है। और जब तक हम उस भीतर के अलार्म सिस्टम को पहचान कर धीरे धीरे शांत करना नहीं सीखते, तब तक चिंता बार बार लौटती रहेगी। अब जब यह समझ आ गया कि अमिगडाला अचानक डर और चिंता का सबसे बड़ा सूत्रधार है, तो अगला सवाल यही होता है, अब इससे निपटें कैसे? इस अध्याय में उसी का जवाब मिलता है। अमिगडाला को दिमाग से नहीं, अनुभव से शांत किया जा सकता है। वो तर्क नहीं सुनता, वो सिर्फ महसूस करता है। इसलिए उसे वही सिखाना पड़ता है जो आप सच में चाहते हैं कि वो मान ले। अमिगडाला को शांत करने का पहला तरीका है शरीर को शांत करना। जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं या किसी शांतिपूर्ण मुद्रा में बैठते हैं, तो शरीर को एक सिग्नल मिलता है कि अब खतरा नहीं है। यह सीधा अमिगडाला तक जाता है, क्योंकि अगर सांसें सामान्य हैं, तो दिमाग मानता है कि सब ठीक है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे 4 सेकंड सांस लेना, 4 रोकना, 4 छोड़ना, 4 रुकना, बहुत असरदार होती है। दूसरा तरीका है ग्राउंडिंग टेक्निक्स, यानी खुद को वर्तमान में लाना। जब अमिगडाला किसी पुराने डर को ट्रिगर करता है, तो हम भूतकाल में पहुंच जाते हैं या भविष्य की कल्पना में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को यहां और अभी पर ले आए, जैसे कि 5 चीजें देखना, 4 चीजें छूना, 3 आवाजें सुनना, तो अमिगडाला को धीरे धीरे संदेश मिलने लगता है कि अरे, सब कंट्रोल में है। तीसरा तरीका है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बस ये अभ्यास है जिसमें आप खुद को थोड़ी देर के लिए रुकने और सांसों पर ध्यान देने की इजाजत देते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक बैठते हैं, बिना किसी सोच को पकड़ने की कोशिश किए, तो अमिगडाला डर की अलार्म घंटी बजाना बंद करता है। धीरे धीरे वो सीखता है कि हर असुविधा खतरा नहीं होती। एक और अहम तरीका है रिपीटेड एक्सपोजर, यानी जिस चीज से आप डरते हैं उसका धीरे धीरे सामना करना। अमिगडाला नए अनुभवों से सीखता है। जैसे ही आप किसी डरावनी चीज से बार बार मिलते हैं, लेकिन डरने की बजाय शांत रहते हैं, तो अमिगडाला वो ट्रिगर सुरक्षित मानना शुरू कर देता है। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में डेसेंसिटाइजेशन कहा जाता है। अमिगडाला को शांत करने का मतलब यह नहीं कि डर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि डर आएगा, लेकिन आप उसके साथ रहना सीखेंगे, बिना घबराए, बिना उससे भागे। धीरे धीरे आप उसे यह सिखा देते हैं कि हर चिंता वाली स्थिति असल में खतरा नहीं है। इसके साथ ही शरीर की देखभाल भी जरूरी है, जैसे पर्याप्त नींद, संतुलित खाना, थोड़ी एक्सरसाइज। ये सब हमारे मस्तिष्क की बैलेंस बनाने वाली प्रणाली को मजबूत करते हैं, जिससे अमिगडाला जल्दी एक्टिव नहीं होता। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब आप थके, भूखे या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तब छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान करने लगती हैं। इसका मतलब यह है
कि अमिगडाला तब ज्यादा सतर्क हो जाता है। इसलिए सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, वो अमिगडाला को हैंडल करने का एक जरूरी हिस्सा है। इस अध्याय का सबसे जरूरी संदेश यही है, अमिगडाला कोई दुश्मन नहीं है, वो बस डर गया है, और डर को तर्क से नहीं, अनुभव और भरोसे से ही ठीक किया जा सकता है। जैसे एक डरा हुआ बच्चा प्यार और धैर्य से समझता है, वैसे ही आपका दिमाग भी समझ सकता है। कॉर्टेक्स आधारित चिंता वो होती है जो हम खुद सोच सोचकर बनाते हैं, कभी किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचकर, कभी किसी कल्पना में उलझकर, और कभी अगर ऐसा हुआ तो वाले सवालों की अंतहीन कतार लगाकर। यह चिंता धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर बना लेती है और हमें मानसिक थकान दे जाती है, बिना किसी फिजिकल खतरे के। यह चिंता अक्सर तब पैदा होती है जब हम किसी अस्थिर या अनिश्चित स्थिति में होते हैं, जैसे कि परीक्षा, इंटरव्यू, रिश्तों में उलझन, करियर को लेकर डर या भविष्य की कोई चिंता। हमारा दिमाग सोचता है कि अगर हम हर स्थिति को पहले से सोच लें तो हम तकलीफ से बच जाएंगे, लेकिन असल में होता उल्टा है। जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। कॉर्टेक्स का काम है सोच विचार करना, प्लान बनाना, निर्णय लेना। ये सब फायदेमंद चीजें हैं, लेकिन जब यही सोच कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो चिंता बनने लगती है। हम हर चीज में खतरा ढूंढने लगते हैं, यहां तक कि ऐसी बातों में भी जो कभी हुई ही नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और उसका जवाब नहीं आया। अमिगडाला शायद कुछ महसूस न करे, लेकिन कॉर्टेक्स शुरू हो जाएगा। शायद वो नाराज है, मैंने कुछ गलत कहा होगा, अब वो मुझसे बात नहीं करेगा, मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। और यही से एक कहानी बनती है, एक कल्पना जो बार बार रिप्ले होती है। कॉर्टेक्स आधारित चिंता की खास बात यह है कि इसमें हम काबू में होने का भ्रम पैदा करते हैं। हमें लगता है कि हम सोचकर चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन कई बार यह सोच सिर्फ एक जगह पर गोल गोल घूमती है और कोई हल नहीं निकलता। इसे ही ओवरथिंकिंग या रूमिनेशन कहते हैं। इस तरह की चिंता बहुत शांत दिखने वाली हो सकती है, यानी बाहर से कोई नहीं कह पाएगा कि आप चिंता में हैं, लेकिन अंदर से दिमाग लगातार चालू रहता है। इससे नींद खराब होती है, फोकस नहीं बनता और छोटी छोटी बातों में भी उलझन होती है। इस चिंता का सबसे बड़ा असर होता है निर्णय न ले पाना। आप हर चीज पर इतना सोचते हैं कि कुछ करना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम इसी सोच में उलझकर वो काम भी नहीं करते जो हमें राहत दे सकते हैं। इस तरह की चिंता से निपटने का पहला कदम है विचारों को पहचानना। अपने आप से पूछें, क्या यह चिंता तर्कसंगत है? क्या मैं इसे साबित कर सकता हूं? क्या यह अभी की बात है या भविष्य की कल्पना? जब आप अपने ही विचारों को सवालों से टकराते हैं तो बहुत सी चिंताएं वहीं ढाने लगती है। इसके अलावा सोच को सीमित करने की आदत डालें। दिन में एक विचार समय तय करें, जैसे शाम को 15 मिनट, जिसमें आप सोचने दें, लेकिन बाकी दिन उस सोच को टाल दें। ये एक तरह का मानसिक सीमा बनाता है जो कॉर्टेक्स को पूरे दिन भागने से रोकता है। इस अध्याय का सार यही है, कॉर्टेक्स आधारित चिंता हमारी सोच की बहुत तेज लेकिन अनियंत्रित रफ्तार का नतीजा होती है। इसे रोकने के लिए हमें तर्क, स्पष्टता और थोड़े अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि ये लड़ाई बाहर की नहीं, सिर के अंदर की होती है। जब चिंता हमारे सोचने के तरीके से जुड़ी होती है तो बदलाव का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है, हमारी सोच में सुधार से। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सोच को बदला जा सकता है? और जवाब है हां, बिल्कुल। जैसे मसल्स को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही दिमाग की सोचने की आदतों को भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है। यह अध्याय उसी प्रक्रिया पर रोशनी डालता है। हमारे सोचने के पैटर्न अक्सर ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कोई घटना घटी और बिना सोचे एक नकारात्मक सोच दिमाग में कूद पड़ी। जैसे, मैंने सबके सामने कुछ गलत कह दिया, अब सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। यह सोच न तो हमेशा सच होती है, न ही मददगार, लेकिन हम इसे सच मान लेते हैं और वही चिंता की जड़ बन जाती है। इस तरह की सोच को बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है पहचानना, यानी पकड़ना
कि हमारे भीतर कौन से ऑटोमेटिक विचार बार बार आ रहे हैं, जैसे मैं नाकामयाब हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, वगैरह। ये सब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहलाते हैं, सोच की वो गलतियां जो हम रोज कर बैठते हैं। जब आप इन्हें पहचानने लगते हैं, तब अगला स्टेप है उन्हें चुनौती देना। इसका मतलब है अपने ही दिमाग से सवाल पूछना, जैसे क्या मेरे पास इस सोच के लिए पक्के सबूत है? क्या मैं किसी दोस्त को यह सलाह दूंगा अगर वो मेरी जगह होता? क्या कोई दूसरा नजरिया भी हो सकता है? फिर आता है तीसरा स्टेप, एक नया संतुलित विचार बनाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठा पॉजिटिव सोचें, बल्कि सच और यथार्थ के आधार पर सोचें। जैसे, हां, मैं इंटरव्यू में घबरा गया था, लेकिन मैंने तैयारी की थी और मैंने कोशिश की, अगली बार बेहतर कर सकता हूं। इन तीनों स्टेप्स को एक मॉडल के रूप में समझा जा सकता है। पहचानो, चुनौती दो, बदलो। हर बार जब चिंता उठे, इस मॉडल को लागू करें। शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग को इसकी आदत हो जाएगी। एक और शानदार तरीका है विचारों की डायरी लिखना। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो वो कम भारी लगने लगते हैं। साथ ही आप उन्हें बाहर से देखकर ज्यादा तटस्थ और तार्किक तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि सोच को बदलना एक दिन में नहीं होता। यह अभ्यास है और इसमें बार बार गिरना फिर उठना शामिल है। कभी कभी नकारात्मक सोच लौटेगी, लेकिन अब आप तैयार रहेंगे और उसे पकड़कर जवाब दे सकेंगे। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यही है, आप अपनी सोच के मालिक हैं। अगर चिंता ने सोचने की दिशा बिगाड़ी है, तो आप उसे नए सिरे से मोड़ सकते हैं। बस थोड़ा अभ्यास, थोड़ी जागरूकता और थोड़ी दयालुता अपने प्रति। सोचने के पैटर्न बदलना तब और असरदार हो जाता है जब हम यह जान लें कि हमारा दिमाग हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल सकता है। इसे ही कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वो ताकत जिससे वो नए रास्ते बनाता है, पुरानी आदतें छोड़ता है और खुद को रीप्रोग्राम करता है। इस अध्याय में यही समझाया गया है कि कैसे हमारी नियमित आदतें, विचार और अनुभव हमारे दिमाग को रोज एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। हर बार जब आप कोई नई चीज सीखते हैं या किसी पुराने रिएक्शन के बदले कुछ अलग करते हैं, तो दिमाग में एक नया न्यूरल रास्ता, न्यूरल पाथवे बनता है। जितना ज्यादा आप उस नए रास्ते को दोहराते हैं, वो उतना ही मजबूत होता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे खेत में बार बार चलते रहने से पगडंडी बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग हर बार किसी गलती पर मैं नाकाम हूं सोचता है, तो यही रास्ता रोज मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर आप हर बार यह कहें मैं सीख रहा हूं और अगली बार बेहतर करूंगा, और इसे लगातार दोहराए, तो धीरे धीरे दिमाग वही नया रास्ता अपनाने लगता है। यही है रीवायरिंग। अब सवाल यह आता है, नया रास्ता बनाना शुरू कैसे करें? सबसे पहले पुराने पैटर्न को पहचानें और इच्छा रखें उसे बदलने की। फिर रोज छोटे छोटे अभ्यास करें, जैसे सकारात्मक आत्मवार्ता, गहरी सांसों का अभ्यास या किसी डर का शांत मन से सामना। जितनी कंसिस्टेंसी रखेंगे, उतना तेज बदलाव होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि दिमाग बस एक बार में बदल जाएगा, लेकिन असल में यह धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया होती है। शुरुआत में नतीजे दिखेंगे नहीं, पर फिर धीरे धीरे सोचने और महसूस करने का तरीका बदलने लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि चिंता गायब हो जाएगी, बल्कि अब आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। एक जरूरी बात, हर बार जब आप प्रतिक्रिया को बदलते हैं, जैसे गुस्से की जगह धैर्य, डर की जगह सांस लेना या नकारात्मक सोच की जगह तथ्य से सोच, तो आप दिमाग को एक नया सिग्नल देते हैं, और यही सिग्नल बार बार मिलने पर नए न्यूरल रास्ते बनते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि दिमाग पुराना रास्ता छोड़ने में थोड़ा समय लेता है। इसलिए अगर कभी आप फिर से पुराने पैटर्न में चले भी जाए, तो खुद को दोष न दें। समझे कि आप बदलाव की प्रक्रिया में हैं और हर दोहराव, हर अभ्यास उस प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे सुंदर पहलू यह है कि आपका अतीत आपकी सोच की सीमा नहीं है। आप जो सोचते आए हैं, जैसे रिएक्ट करते रहे हैं, वह सब बदला जा सकता है। दिमाग लचीला है,
वो हर दिन नया बन सकता है, बस उसे दिशा देने वाला चाहिए, और वो आप है। तो इस अध्याय का सार यही है, अगर आप थोड़ी जागरूकता, थोड़ा अभ्यास और थोड़ा धैर्य रखकर रोज अपने सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को ठीक करने में लग जाए, तो आपका दिमाग खुद ब खुद नए रास्ते चुनना सीख जाएगा। अब तक हमने ये समझा कि चिंता सिर्फ सोचने से नहीं जाती, उसे महसूस करके, अनुभव के जरिए ही कम किया जा सकता है। इसी सोच पर आधारित है ये अध्याय, जो कहता है अगर डर से भागने के बजाय उसका सामना करना सीख ले, तो चिंता की जड़ें खुद ब खुद ढीली पड़ने लगती है। और यही है व्यवहारिक अभ्यास, यानी छोटे छोटे कदमों से डर की तरफ बढ़ना। जब हम किसी चीज से डरते हैं, जैसे भीड़ में बोलना, किसी को ना कहना, अकेले रहना या कोई जगह पर जाना, तो हम उस स्थिति से बचने लगते हैं। यह अवॉइडेंस हमें थोड़ी देर के लिए आराम देता है, लेकिन लंबे समय में डर को और मजबूत करता है। व्यवहारिक अभ्यास यही पैटर्न तोड़ता है। इस अभ्यास का मतलब है कि आप अपने डर की लिस्ट बनाएं, छोटे से बड़े तक, और फिर सबसे हल्के डर से शुरुआत करें। जैसे अगर किसी से बात करना डरावना लगता है, तो पहले किसी दुकानदार से हल्की बातचीत करें, फिर किसी पुराने दोस्त को कॉल करें, और धीरे धीरे सामने वाले डर की तरफ बढ़े। इस प्रोसेस को एक्सपोजर हायरार्की कहा जाता है, यानी एक सीढ़ी तैयार करना जिसमें हर स्टेप आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर होता है। इससे आपका दिमाग, खासकर अमिग्डाला, सीखता है कि मैं डरा पर कुछ बुरा नहीं हुआ, और हर एक्सपोजर के साथ उसका डर थोड़ा और कम होता है। यह भी जरूरी है कि आप उस स्थिति में रुकें, भागे नहीं। अगर आप किसी डरावनी स्थिति में 2 मिनट रुककर भाग जाते हैं, तो अमिग्डाला मानता है कि हां, खतरा असली था। लेकिन अगर आप 10 से 15 मिनट रुकते हैं और धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं, तो वो सीखता है कि मैं डर गया था, लेकिन कोई खतरा नहीं था। व्यवहारिक अभ्यास केवल बड़ी चीजों तक सीमित नहीं है, यह रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है। जैसे नई चीज ट्राई करना, अनजान लोगों से बात करना, बिना जरूरत सब कुछ चेक किए सो जाना, या बिना बार बार सोचे कोई फैसला लेना। ये सब बदलाव धीरे धीरे दिमाग के पुराने डर वाले रूटीन को तोड़ते हैं। एक जरूरी बात यह है कि हर अभ्यास के बाद खुद को शाबाशी देना सीखें। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो डर ही गया था, लेकिन असल बात यह है कि आप डर के बावजूद टिके रहे, और यही असली जीत है। धीरे धीरे आपका भरोसा खुद पर और मजबूत होगा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कभी कभी एक्सपोजर के बाद चिंता थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन यह एक अस्थायी फेज है। जैसे ही दिमाग समझता है कि अब आप उसे पहले जैसा रिएक्शन नहीं दे रहे, वो खुद ही शांत होना शुरू कर देता है। सबसे जरूरी बात, व्यवहारिक अभ्यास एक एक्सरसाइज है, कोई परीक्षा नहीं। इसमें गलती होगी, डर लगेगा, कभी पीछे हटेंगे, लेकिन हर बार फिर से करने की हिम्मत ही असली प्रगति है। आप जितना ज्यादा एक्सपोजर करेंगे, उतना ही दिमाग रिवायरिंग की तरफ बढ़ेगा। इस अध्याय का सार यही है, डर से भागना चिंता को बढ़ाता है, और धीरे धीरे सामना करना उसे कम करता है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, तो आप दिमाग को यह सिखाते हैं, मैं काबिल हूं और मुझे डर को चलाने की जरूरत नहीं है। चिंता कोई एक जैसी चीज नहीं है जो सबके लिए बराबर काम करे या दिखे। यह अध्याय बताता है कि हर इंसान की चिंता की जड़ें, वजहें और रूप अलग होते हैं, इसलिए इसे समझने और संभालने का तरीका भी व्यक्तिगत होना चाहिए। इसका मतलब है, अपनी चिंता को पहचानो, समझो और उसी के हिसाब से उससे निपटने का रास्ता अपनाओ। कुछ लोगों की चिंता बहुत शारीरिक होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांसें रुकने लगना, हाथ कांपना। तो कुछ लोगों की चिंता ज्यादातर सोच में घूमती रहती है, बार बार एक ही बात पर सोचते रहना, क्या होगा अगर वाले ख्याल। और कुछ लोगों के लिए चिंता व्यवहार में दिखती है, जैसे किसी भी टास्क को टालते रहना, सोशल सिचुएशन से दूर भागना। तो पहला जरूरी कदम यही है कि आप अपनी चिंता का चेहरा पहचानें। अपने आप से पूछें, मैं किस चीज से डरता हूं? चिंता मेरे अंदर कैसे आती है? सोच से, शरीर से या व्यवहार से?
इस तरह की जागरूकता आपको अपने पैटर्न समझने में मदद करती है। इसके बाद आप गौर करें कि आपकी चिंता किस तरह की परिस्थितियों में ज्यादा बढ़ती है। क्या ये तभी आती है जब आप अकेले होते हैं या जब आपको परफॉर्म करना होता है? क्या ये बचपन से चली आ रही है या किसी खास अनुभव के बाद शुरू हुई? ये सब सवाल आपकी चिंता की जड़ तक पहुंचने में मदद करते हैं। इस अध्याय में एक जरूरी बात कही गई है। आपकी चिंता गलत नहीं है, बस उसकी भाषा को समझने की जरूरत है। यानी जो डर, बेचैनी या घबराहट आप महसूस करते हैं, वो आपके दिमाग और शरीर की एक कोशिश है आपको किसी संभावित खतरे से बचाने की। आपको बस ये देखना है कि ये खतरा असली है या सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानी। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी चिंता किस रास्ते से आती है, अमिगडाला की तरफ से या कॉर्टेक्स की सोच से, तो आप उसी हिसाब से टूल्स और तकनीकें चुन सकते हैं। जैसे अगर आपकी चिंता तुरंत और फिजिकल होती है, तो गहरी सांसें, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज या माइंडफुलनेस मदद करेगी। और अगर चिंता सोच से जुड़ी है, तो सोचने के पैटर्न बदलने वाले टूल्स ज्यादा असर करेंगे। हर इंसान के पास एक अलग चिंता प्रोफाइल होता है और इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपको अपनी प्रोफाइल खुद बनानी है। किताबें, थेरेपी, मेडिटेशन, ये सब टूल्स हैं, लेकिन सही टूल तभी असर करेगा जब आपको पता हो कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। इसके साथ एक और जरूरी बात यह है, खुद को दूसरों से तुलना न करें। हो सकता है कोई और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। आपकी यात्रा आपकी है। चिंता के साथ आपकी लड़ाई की कहानी भी अलग होगी और उसी के हिसाब से जीत का तरीका भी। तो कुल मिलाकर इस अध्याय का संदेश है, अपने भीतर झांको, पैटर्न पहचानो और उसी के मुताबिक बदलाव की रणनीति बनाओ। चिंता तभी काबू में आती है जब आप उसे बाहरी दुश्मन नहीं, अंदर की भाषा की तरह देखना शुरू करते हैं और उसी के अनुसार बातचीत करना सीख जाते हैं। इस पूरे सफर के आखिरी पड़ाव पर सबसे अहम बात यह है कि जो बदलाव आपने शुरू किए हैं, उन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। क्योंकि चिंता से जुड़ा काम कोई एक बार का इलाज नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक वैसे ही जैसे हम फिट रहने के लिए रोजाना थोड़ा थोड़ा कसरत करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी रोज ट्रेन करना होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कभी कभी चिंता फिर से लौटेगी और यह नाकामी नहीं है, बल्कि एक सामान्य बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आपके पास टूल्स है, जागरूकता है और अनुभव है। अब आप जानते हैं कि जब चिंता आए तो उसे कैसे हैंडल करना है। दीर्घकालीन बदलाव के लिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी नियमित अभ्यास। चाहे वो सोचने के पैटर्न को पकड़ना हो, सांसों का ध्यान रखना हो या डर का सामना करना, इन सबको जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। क्योंकि जब ये चीजें आपकी आदत बन जाएंगी, तब चिंता के लिए जगह अपने आप कम हो जाएगी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सपोर्ट सिस्टम बनाना कितना जरूरी है। कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप जो आपको समझे, आपकी बात सुने और मुश्किल वक्त में साथ हो। जब आप अकेले नहीं होते तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, पिछले सफर की याद रखें, जहां से आपने शुरुआत की थी और जहां अब आप हैं। इस फर्क को महसूस करना जरूरी है। यह फर्क छोटा हो सकता है, लेकिन यही प्रगति की असली पहचान है। कभी खुद को यह याद दिलाना कि मैं पहले क्या करता था और अब क्या कर रहा हूं, एक मोटिवेशन बन जाता है। दीर्घकालीन बदलाव का एक और तरीका है लचीलापन, रेजिलियंस बनाना। इसका मतलब है मुश्किलों में भी टिके रहना, झुकना, लेकिन टूटना नहीं। जब आप बार बार डर, असहजता या अनिश्चितता का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे एक मजबूत मानसिकता बना लेते हैं। इस अध्याय में एक खूबसूरत बात यह भी कही गई है, चिंता को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना और साथ लेकर चलना ही असली आजादी है। हम सभी को कभी ना कभी डर लगेगा, पर जब हम डर को पहचान कर भी आगे बढ़ते हैं, तो वही असली बदलाव होता है। अपने आप से जुड़ाव बनाए रखना, खुद पर विश्वास बनाए रखना और यह स्वीकार करना कि मैं इंसान हूं और मुझे भी घबराहट हो सकती है, यही सोच
लंबे समय तक टिके रहने वाली मानसिक शांति की नींव है। तो इस अध्याय का सार है, चिंता से राहत कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिस पर चलना हर दिन का काम है। अगर आप धैर्य, अभ्यास और आत्मसमझ के साथ चलते रहेंगे तो बदलाव सिर्फ अस्थायी नहीं रहेगा, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों, यही थी एक झलक उस खूबसूरत और समझदारी से भरी सोच की, जो हमें सिखाती है कि चिंता कोई दुश्मन नहीं, बस समझ की मांग करती है। अगर हम अपने दिमाग की दो आवाजों, एमिग्डाला और कॉर्टेक्स, को समझ लें और सही तकनीकों से उन्हें जवाब देना सीख जाए, तो धीरे धीरे चिंता पर हमारा कंट्रोल बन सकता है। याद रखिए, बदलाव एक सफर है, कोई झटका नहीं। रोज के छोटे छोटे अभ्यास, अपनी सोच को पकड़ना और डर से एक कदम आगे बढ़ना, यही रिवायरिंग का असली रास्ता है। अगर ये सफर आपको मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करिए और ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ख्याल रखिए और याद रखिए, आप चिंता नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।